हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जीसेट 2019 प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन पार्ट 1। तो टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक जीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके है। पिछले 2019 में जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक और हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, विच यूरिया साइकिल इन वर्टिब्रेट्स अकर्स इन। पूछा जा रहा है कि यूरिया साइकिल वर्टिब्रेट्स में कहाँ पे होता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी स्प्लेन, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी किडनी। ओके, तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो होता है वो लिवर होता है। यूरिया साइकिल किसी भी वर्टिब्रेट्स में लिवर में पाई जाती है, लिवर में होती है। नाउ क्वेश्चन ये है कि यूरिया साइकिल, ये तो हमारा आंसर आ गया। नाउ इससे एसोसिएटेड कौन कौन सी ऐसी जानकारी जो हमें जाननी चाहिए, क्या होती है यूरिया साइकिल, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यूरिया साइकिल के बारे में। तो यूरिया साइकिल का पर्पस क्या है, बॉडी में यूरिया साइकिल का पर्पस क्या है। ओके, यूरिया साइकिल का पर्पस क्या है। तो किसी भी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ओके, उस वेस्ट प्रोडक्ट के एलिमिनेशन के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट के एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, यूरिया साइकिल होता है। ओके, तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड बनेंगे उसका जो एलिमिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो यूरिया साइकिल के थ्रू होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जानना चाहिए कि बॉडी में, किसी भी बॉडी में जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। हालांकि नाइट्रोजन इज़ द बेस, नाइट्रोजन जो होता है डीएनए के सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर उसको हम स्टोर करके रखें तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट देते हैं। तो उस हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचने के लिए एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन जो होते हैं उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है यूरिया साइकिल के थ्रू। बेसिक जो स्टेप्स होते हैं, अगर स्टेप्स की बात करें कि ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि लिवर में यूरिया को, जितने भी जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि अमोनिया हो गया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला करके उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक साइकिल होती है जिसे हम बोलते हैं यूरिया ऑर्निथीन साइकिल। ओके, यूरिया ऑर्निथीन साइकिल। इस ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू बेसिकली हम क्या करते हैं, बॉडी में से नाइट्रोजनस जो एक्सेस कंपाउंड होते हैं उसका एलिमिनेशन करते हैं। तो ये बातें थी यूरिया साइकिल के बारे में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सेलुलर ऑर्गेनिल इज़ द मोस्ट एक्टिव इन एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिल होता है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो चलिए देखते हैं। ए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस या राइबोसोम। तो अगर आपने एपोप्टोसिस के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा, ओके, तो आप बता पाएंगे कि एपोप्टोसिस में राइबोसोम का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, गोल्जी बॉडी का भी कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। न्यूक्लियस इज़ द मेन सोर्स, जो कि पूरा सेंट्रल बॉडी होता है। किसी भी सेल के लिए सेंट्रल बॉडी जो होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस ही होता है। लेकिन ऑल दो यहाँ पे न्यूक्लियस का कोई काम नहीं होता एपोप्टोसिस के रिस्पेक्ट में। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन आ गया वो कौन सा आ गया, ए माइटोकॉन्ड्रिया। तो एपोप्टोसिस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एपोप्टोसिस के बारे में पता होनी चाहिए और एपोप्टोसिस एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं इससे एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन। तो हम बात करने जा रहे हैं एपोप्टोसिस की। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, एपोप्टोसिस की। तो एपोप्टोसिस को हम एक बहुत ही फेमस नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं PCD, प्रोग्राम सेल डेथ। ओके, एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। होता क्या है एपोप्टोसिस का, मैं अगर बात एपोप्टोसिस के बारे में बात करें तो सपोज ये एक सेल है, ये यहाँ का इसका न्यूक्लियस है। ओके, नाउ होगा क्या, सपोज इस सेल के अंदर, अगर इस सेल के अंदर
किसी टाइप का डीएनए डैमेज हो जाए, किसी टाइप का क्या हो जाए, डीएनए डैमेज हो जाए। ओके, या तो फिर डीएनए डैमेज ना होने के बजाय हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए। ओके, या तो हो सकता है इन्फेक्शन ना हो तो हो सकता है कि ये सेल स्ट्रेस में चल रहा हो, कोई इसके ऊपर स्ट्रेस हो, तो या तो फिर जाके कोई और डिजीज़ हुआ हो। तो ऐसी सेल्स जो होते हैं एक डिफरेंट टाइप के सिग्नल सिक्रेट करते हैं। ऐसे सेल्स जो होते हैं एक डिफरेंट टाइप के सिग्नल सिक्रेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं इट मी सिग्नल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इट मी सिग्नल। तो ऐसे सेल्स जो होते हैं बोलते हैं कि आप मुझे, दूसरे सेल्स को बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं कि भाई आप मुझे ख़त्म कर दो क्योंकि मैं ख़राब हो चुका हूँ। ओके, मेरे अंदर डिजीज आ चुकी है, मेरे अंदर इन्फेक्शन हो गया। ऐसा क्यों ऐसा ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे सिग्नल सीक्रेट ना करें तो ये अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले से इनका डीएनए डैमेज हो गया है और डीएनए डैमेज होने से आपको ही पता है कि म्यूटेशन होते हैं और डिजीज़ बढ़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इटमी सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और ये इटमी सिग्नल को सेल सेंस करता है, देन उसके बाद इसका डिग्रेडेशन कर देता है। ओके, देन इसके बाद क्या होता है, इस सेल्स का डिग्रेडेशन होता है और ये सेल मर जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक मैनर में होता है। ऐसे स्पेसिफिक मैनर में होता है कि जो नेबरिंग सेल्स होंगी, अगर ये नेबरिंग की सेल्स है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। इसी का एक अपोजिट होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है कि अगर ये सेल अफेक्टेड हो रही है, अगर ये सेल इन्फेक्टेड है तो इसके बगल वाली सेल्स को भी ये इन्फेक्ट करेगा। ओके, और एपोप्टोसिस में क्या है, अगर ये सेल इन्फेक्शन है तो केवल इसी का डिग्रेडेशन होगा, बगल वाले का नहीं होगा। ओके, तो हालांकि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में बहुत डिफरेंस होते हैं, जिसके बारे में फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये इसका जस्टिफिकेशन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजर द डाइवर्सिटी ऑफ अ 1 मीटर इंटू 1 मीटर एरिया कैन बी रिफर्ड एज। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये पूछा गया है, डाइवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है। ओके, डाइवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। बीटा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी या सिग्मा डाइवर्सिटी। ओके, तो जब आप 1 बाय 1 मीटर की अगर आप बात करें, एक पर्टिकुलर फिक्स प्लॉट की जब बात करते हैं तो उसे हम बेसिकली अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं, ओके, किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में 3 तरह की डाइवर्सिटी हो सकती है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी जो होता है वो स्मॉल एरिया में होता है। बीटा डाइवर्सिटी जो होता है वो कंपैरिजन के लिए होता है। अगर हम 2 कम्युनिटी की कंपैरिजन कर रहे हैं तो बीटा डाइवर्सिटी काउंट करते हैं, और अगर हम एक लार्ज स्केल एरिया की बात करते हैं या तो मल्टीपल हैबिटेट की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। तो आई होप कि आपको अल्फ़ा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे 1 बाय 1 पूछा गया था, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो है वो अल्फ़ा डाइवर्सिटी हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। चलिए देखते हैं। एनर्जी टू ड्राइव हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज कमिंग फ्रॉम। क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, चलिए उसको देख लेते हैं, देन उसके बाद हमें आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, तो हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, है ना। तो मतलब ये कि एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेरिक वाटर है वो किस तरह से सॉइल में आता है, किस तरह से अर्थ पे आता है। ओके, सॉइल का सेंस यहाँ पे अर्थ से लिया गया, किस तरह से अर्थ में आता है और किस तरह से वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। तो इस पूरे के पूरे साइकिल को, है ना, इस पूरे के पूरे साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को इफेक्ट कर सकती हैं, या तो फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सा ऐसा मेन सोर्स है जिसके थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलाया जा सकता है। तो पानी का
बॉडीज से, वाटर बॉडीज से एटमॉस्फेयर में जाना और देन वापस से आना, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हर कोई जानता है इसके लिए केवल सन ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी एंड द क्लाउड एनर्जी। तो यू नो द करेक्ट आंसर इज सोलार एनर्जी। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? सोलार एनर्जी होगा, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स। ये सन होता है, यही तो होता है कि सारे के सारे वाटर बॉडीज जो होते हैं उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कराता है ना। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वुड बी। ओके, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, प्रोटेक्टिंग द कीस्टोन स्पीसीज, प्रोटेक्टिंग द डोमिनेंट स्पीसीज, इंक्रीजिंग द स्पीसीज रिचनेस या प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जब बात करें, ओके, कंजर्वेशन बायोलॉजी का एक टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसको हम शॉर्ट में बीडी भी बोलते हैं, बीडी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। कौन कौन से 4 ऑप्शन थे? कीस्टोन स्पीसीज। ओके, कीस्टोन स्पीसीज जो होते हैं वो, उसे हम टॉप कॉर्निवोरस जो होते हैं, किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में किसी भी इकोलॉजिकल जो टॉप पे होते हैं उसको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। उसे हम क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज का बहुत ही अच्छे से हमने हमारे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी एक छोटी सी जानकारी मैं कीस्टोन स्पीसीज के बारे में दे दूँ कि कीस्टोन स्पीसीज जो होते हैं वो टॉप पे पाए जाते हैं। ओके, टॉप कॉर्निवोरस होते हैं और ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। इकोसिस्टम जो होता है ना, पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम होता है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। कैसे? क्योंकि आपको ही पता है कि किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में ये जो टॉप पे रहेगा, अगर इसका नंबर बढ़ता है, जस्ट अ मिनट, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको और अच्छे समझ में आएगा। नाउ कीस्टोन स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो टॉप पे पाए जाते हैं इसे कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। और अगर इसका नंबर अगर बढ़ता है तो ये नीचे वाले जो होंगे इनका नंबर क्या होगा? इनका नंबर जो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। इनका नंबर घटने लगेगा तो फिर ये नीचे वालों का नंबर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और इनका नंबर बढ़ने लगेगा तो ये जो हार्बीवोर हैं ये घटने लगेंगे। तो इस तरह से किसी भी इकोसिस्टम में ये फूड चेन या हर एक जितनी भी इंटरेक्शन है वो सभी चीज़ें मेंटेन रहें, इक्विलिब्रियम में रहें, तो उसके लिए वहाँ पे क्या होता है? कीस्टोन स्पीसीज होती है। कीस्टोन स्पीसीज की खास बात है, एक बहुत ही अच्छा टर्म दिया जाता है इसके बारे में कि इनका नंबर जो होता है कम होता है। इनका नंबर अगर देखें आप तो ये देखिए यहाँ पे इनका नंबर जो है कम है, ऑल्दो ये डोमिनेंट है ना, नंबर कम है तब भी ये डोमिनेंट होते हैं। तो इस फिनोमेनन को नंबर कम होना और डोमिनेंट होना डिसप्रपोर्शनल इफेक्ट बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनल इफेक्ट। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनल इफेक्ट, यानी कि नंबर इक्वल ना होते हुए भी अपना ये इफेक्ट बहुत अच्छे से दे रहे हैं। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनल इफेक्ट। हालांकि ये अप्रोच सही हो सकता है, ये अप्रोच बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। प्रोटेक्टिंग द डोमिनेंट स्पीसीज को सिर्फ बचाने से पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी तो बचेगी नहीं, उसमें जो ससेप्टिबल स्पीसीज होंगे वो अपने आप लॉस हो जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। स्पीसीज रिचनेस, अगर आप बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हो, ये ऑप्शन कैसे गलत होगा? थर्ड ऑप्शन किस तरह से गलत होगा, चलिए उसको देखते हैं। इसने बोला गया है कि स्पीसीज रिचनेस को आप बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? स्पीसीज रिचनेस को बढ़ा दो। तो अगर आप स्पीसीज रिचनेस बढ़ाएंगे तो जिसकी स्पीसीज, सपोज ये स्पीसीज 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 और ये 5 है ना, तो अगर मुझे बताइए कि अगर आप स्पीसीज बढ़ाएंगे तो आपको इंडिविजुअली स्पीसीज बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप इन दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा? इनकी नंबर अपने आप कम हो जाएगा। तो ये अप्रोच भी एक जो है बेटर नहीं है। तो लास्ट अप्रोच के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट। ये जो है हैबिटेट प्रोटेक्शन इज़ द बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि देखिए हैबिटेट प्रोटेक्शन क्यों बेस्ट मेथड है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो सपोज ये एक एरिया है,
इस एरिया को हम हैबिटेट बोल रहे हैं। इस हैबिटेट में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। सपोज ये एक स्पीसीज हो गया, ओके, ये एक दूसरी स्पीसीज हो गई और ये एक तीसरी स्पीसीज हो गई। तो 3 अलग अलग स्पीसीज रह रही है। तो बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल 1 को बचाएं या इसका नंबर इंक्रीज करें, या डोमिनेंट है तो इसको बजाय ये कि आप इस पूरे के पूरे हैबिटेट को कंजर्व कर लें। तो जब ये हैबिटेट कंजर्व होगा तो ये पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी जो होगी अपने आप कंजर्व हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन 4th वाला है वो करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। प्रोटीन सेपरेशन इन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इज बेस्ड ऑन। ओके, तो यहाँ पे टेक्निक से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया। ये क्वेश्चन अगर देखें तो टेक्निक का है। यहाँ पे बात कर रहा है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, ओके, जिसको हम आईपी भी बोलते हैं या पीआई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये होता है प्रोटीन के सेपरेशन के लिए। पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि ये जो होता है प्रोटीन सेपरेशन के लिए होता है। ओके, हालांकि प्रोटीन सेपरेशन हम 2 तरह से कर सकते हैं। प्रोटीन का जो सेपरेशन है वो प्रोटीन की अगर सेपरेशन की बात करें तो वो बेसिकली 2 तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है जेल के थ्रू और दूसरा हो सकता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के थ्रू, जिसको हम आईपी बोल रहे हैं, पीआई बोल रहे हैं। तो जेल के थ्रू जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर होता है, ओके, और आईपी जो होता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो होता है वो चार्ज के बेसिस पे होता है। ओके, वो किसके बेसिस पे होता है? चार्ज के बेसिस पे होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको हम 2 वे में आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो होते हैं, जिसको हम आईपी बोल रहे हैं, इसमें हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहला तो हम मॉलिक्यूलर वेट से हम किसी प्रोटीन के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। देन उसके बाद हम उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कंसीडर करते हैं और उसके बाद हम प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। तो इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हालांकि इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉन्सेप्ट है लेकिन इसी के साथ एसोसिएटेड है। तो कुछ ये रही आईपी आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के बारे में। नाउ अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो होता है वो मेनली किस पे बेस्ड है। तो अभी हमने बोला कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो होता है वो किसके ऊपर बेस होता है? चार्ज के ऊपर बेस होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। मॉलिक्यूलर वेट ग्रेडियंट, नहीं, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर तो नहीं होता। डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर नहीं होता। पीएच ग्रेडियंट के ऊपर भी नहीं होता है। साइज ग्रेडियंट, ओके, तो यहाँ पे जो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, हालांकि यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन तो नहीं दिया गया क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो होता है वो चार्ज के ऊपर सेपरेशन होता है। प्रोटीन का सेपरेशन चार्ज के ऊपर होता है और यहाँ पे चार्ज का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। ओके, तो अब इसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना हो तो हम किसके ऊपर जाएंगे? डेंसिटी के ऊपर हम नहीं जा सकते। ओके, डेंसिटी के ऊपर हम नहीं जा सकते। मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में 2 चीज़ों का यूज़ किया जाता है। पहला कि हम मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर उसको अलग कर लेते हैं, देन उसके बाद हम चार्ज का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ग्रेडियंट। ओके, नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है BCL2 अ ह्यूमन प्रोटोऑन्कोजीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है BCL2 के बारे में। ओके, BCL2 जो होता है वो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। BCL2 जो है वो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। कभी भी एपोप्टोटिक जीन्स जो होते हैं, एपोप्टोटिक जीन्स का जो एक्सप्रेशन है उसको ये सप्रेस करके रखता है। ठीक है, अगर BCL2 का एक्सप्रेशन हाई है तो मतलब वहाँ पे जो एपोप्टोसिस होगा वो नहीं होगा। और अगर इसके क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ये क्रोमोसोम नंबर 18 पे पाया जाता है। कौन से क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है? क्रोमोसोम नंबर 18 पे पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन पूछा गया है
कि काइनेज एंड फॉस्फेटेज कैन मेक अ प्रोटीन एक्टिव और इनएक्टिव थ्रू सेल साइकिल से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ओके, काइनेजेस के बारे में पूछ रहा है। काइनेजेस क्या होते हैं? काइनेज ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसी मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट जोड़ने का काम करते हैं और फॉस्फेट हटाने का भी काम करते हैं। ओके, फॉस्फेट को यहाँ से ऐड कर दिया और यहाँ से रिमूव कर दिया फॉस्फेट। ओके, हालांकि काइनेज हटाते नहीं है, काइनेज का काम है बेसिकली फॉस्फेट को ऐड करना। ओके, और फॉस्फेटेज, दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, दो टर्म होते हैं, एक तो होता है काइनेज, दूसरा होता है फॉस्फेटेज। चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेज। ओके, एक टर्म है जिसे हम बोल रहे हैं काइनेज और दूसरा टर्म है जिसे हम बोल रहे हैं फॉस्फेटेज। ओके, फॉस्फेटेज। नाउ काइनेज क्या करता है? फॉस्फेट को ऐड करता है। काइनेज क्या करता है? फॉस्फेट ऐड करता है। फॉस्फेटेज क्या करता है? ये रिमूव करता है। ओके, और वैसे भी एक बात आप याद रखिएगा, एक बहुत ही यूनिवर्सल फैक्ट है, जिसके नाम के आगे एज लग जाए, ASC, वो एंजाइम होता है, मोस्टली डिग्रेड करने का ही काम करता है। ओके, हालांकि ये एंजाइम है, ये भी देखिए, ये भी एक एंजाइम है। ओके, तो इतनी बातें थी काइनेजेस के बारे में। चलिए अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। काइनेजेस एंड फॉस्फेटेज कैन मेक प्रोटीन एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक, तो अब ये एक्टिव और इनएक्टिव कैसे होता है? कोई प्रोटीन अगर फॉस्फेट को ऐड किया तो वो एक्टिव हो जाएगा और अगर फॉस्फेट को हटा दिया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। मोस्ट केसेस में यही होता है, हालांकि एक्सेप्शन ऐसे भी हैं कि बहुत सारे जगह पे जब आप फॉस्फेट ऐड करते हो तो वो इनएक्टिव हो जाता है और फॉस्फेट हटा देते हो तो एक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये कुछ इससे एसोसिएटेड बातें थी। नाउ आंसर की तरफ बढ़ते हैं। काइनेज एंड फॉस्फेटेज कैन मेक प्रोटीन एक्टिव और इनएक्टिव थ्रू। तो अभी मैंने बताया कि कुछ फॉस्फेट ऐड करते हैं, कुछ रिमूव करते हैं। तो फॉस्फेट के ऐड करने को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो सिर्फ फॉस्फोराइलेशन से तो नहीं होता, काइनेज को कई जगह पे ऐड भी करना पड़ता है, कई जगह पे हटाना ही पड़ता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है डीफॉस्फोराइलेशन, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने बोला कि फॉस्फेट ऐड भी करना है, हटाना भी है। फॉस्फोराइलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन, नहीं, कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। काइनेजेस जो होते हैं वो कार्बोक्सिलेशन नहीं करते हैं। तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन बच गया वो कौन सा ऑप्शन हो गया? हमारा डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू काइनेजेस जो होते हैं अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं और इन्हीं के थ्रू पूरा का पूरा सेल साइकिल जो होता है, मेन जो हमारा सेल साइकिल के इवेंट होते हैं, डिफरेंट सेल साइकिल के जो इवेंट होते हैं वो इन्हीं के थ्रू फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू मेंटेन होता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेजिंग द एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल कंपेरेटिवली फेवर्स द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ। बोला जा रहा है कि अगर हम CO2 की एक्टिविटी को बढ़ा दें, ओके, CO2 की एक्टिविटी को बढ़ा दें एटमॉस्फेयर में, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे फेवर करेगी? फोटोसिंथेसिस कैसे प्लांट्स में फेवर करेगी? तो पूछा गया, ऑप्शन दिया गया है कि C3 प्लांट्स ओनली, बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स एंड द कैम प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बात क्या आती है। ओके, नाउ अगर CO2 लेवल आप बढ़ाएंगे तो कंपेरेटिवली फेवर्स करेगा किसके? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को फेवर करेगा। ओके, तो C3 प्लांट्स में अगर आप CO2 का लेवल बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली एक लेवल तक जैसे जैसे आप CO2 बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो हाई होती जाएगी। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, जिसके बाद एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि इसके ऊपर फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन एक समय के बाद इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ C3 और C4 बोथ दिया हुआ है, तो सवाल ये उठता है कि C3 और C4 प्लांट्स कौन से होते हैं? तो C4 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्राइंजी एनाटॉमी पाई जाती है। C4 प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। C4 प्लांट कौन से होते हैं? C4 प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्राइंजी एनाटॉमी पाई जाती है। क्या पाई जाता है? क्राइंजी एनाटॉमी पाया जाता है। नाउ ये क्राइंजी एनाटॉमी क्या है? ये एक स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन है, स्पेशल मॉडिफिकेशन है जो कि किस में पाया जाता है? केवल और केवल C4 प्लांट्स में पाया जाता है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइट से, एक्सेसिव लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें एक तरीके की मैकेनिज्म पाई जाती है। हालांकि इसके आंसर पे चले तो ये बोथ
C3H4 हो सकता है, ओके, C3H4 हो सकता है। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कैम प्लांट। तो अगर कैम प्लांट देखें तो कैम प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें स्टोमेटा जो होता है, सॉरी, कैम प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं, कैम प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्टोमेटा रात में खुलता है, ओके, जिसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं, ओके। तो अगर आप CO2 का लेवल बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली इनमें जो होगा कंपैरेटिवली फोटोसिंथेसिस का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होगी, ओके। क्योंकि इन दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में फ़र्क पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। C3 और C4 प्लांट में फ़र्क पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन कैम प्लांट जो है उसमें जैसे जैसे आप रेट बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे इसमें फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ती जाती है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन प्लांट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ABA यानी एब्सिसिक एसिड, ABA एंड इथाइलिन, इथाइलिन एंड जिब्रेलिन, ओके। तो चलिए इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा क्या गया है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, ओके, पूछा क्या गया है कि अनफेवरेबल कंडीशन में कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, आपको भी पता है कि अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस। और स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से हम जानते हैं ABA को। तो साफ बात है कि ABA का प्रोडक्शन जो है हाई हो जाएगा, तो ABA का प्रोडक्शन तो हाई हो जाएगा। नाउ यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो अपने आप चले जाएंगे। जब ABA का प्रोडक्शन हाई होगा तो इसका मतलब ये है कि ये दो ऑप्शन, ऑक्सीजन तो चला गया, और सॉरी, ये ऑक्सीजन चला गया और ये चला गया। नाउ अब ऑप्शन हमारा B सही हो सकता है या तो C सही हो सकता है। B और C में अगर सही देखें तो ABA एंड इथाइलिन, ऑक्सीजन और एब्सिसिक एसिड। ऑक्सीजन की बात मैं करूं तो ऑक्सीजन याद रखिएगा, ऑक्सीजन कभी भी स्ट्रेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ऑक्सीजन कभी भी स्ट्रेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। इथाइलिन बिल्कुल प्रोड्यूस करता है, इथाइलिन का जो कंसनट्रेशन है वो हाई हो जाता है, ओके। तो सही ऑप्शन हमारा जो होगा वो ABA और इथाइलिन होगा, ओके, ABA और इथाइलिन होगा। इथाइलिन का जो, ओके, इथाइलिन जो होता है एक गैसियस हार्मोन होता है। इथाइलिन से रिलेटेड कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन जो होता है वो एक गैसियस हार्मोन है, ओके, गैसियस हार्मोन है, क्लियर। इकलौता एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल द एमिनो एसिड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सभी की सभी एमिनो एसिड को सिंथेसाइज कर लेते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, प्लांट्स एंड द मैमल्स, प्लांट्स एंड द मैमल्स, प्लांट्स एंड द बैक्टीरिया, मैमल्स एंड बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ओके। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ह्यूमंस जो होते हैं वो ह्यूमंस कभी भी अपना संपूर्ण पूरा का पूरा एमिनो एसिड नहीं बना सकते, इसीलिए तो उसी के बेसिस पे हम एमिनो एसिड को 3 कैटेगरी बांटते हैं ना, इसेंशियल, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल। सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड की 3 कैटेगरी होती है, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमंस नहीं बना पाते, हर एक एमिनो एसिड ह्यूमंस नहीं बना पाते, जिसके लिए क्या किया जाता है, उसे हम बाहर से फूड से ऑब्टेन करते हैं। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जिसकी सिंथेसिस बॉडी में होती रहती है, उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ओके। और सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिनकी डिपेंड ऑन डिफरेंट कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से इनका जो लेवल है वो बढ़ता रहता है या कम होता रहता है, या तो हम इसे सेमी इसेंशियल में रख सकते हैं या तो नहीं रख सकते, ओके। नाउ तो ह्यूमंस तो नहीं करते, मैमल्स, मैमल्स ह्यूमंस में आते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के मैमल्स होते हैं, उनका भी कोई रोल नहीं है। बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, यस, बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना सिंथेसिस खुद कर सकते हैं, और प्लांट तो बेसिकली डेफिनेटली करते ही हैं। यहाँ पे भी मैमल्स दिया तो मैमल्स तो नहीं होगा, ओके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो B हो जाएगा, प्लांट और बैक्टीरिया सारे के सारे अपना एमिनो एसिड बना सकते हैं।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म अनदर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। ओके, CONH करके आप देखें तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ओके, बेसिकली ये पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर दो फॉर्म में पाया जाता है। एक तो ये फॉर्म हो गया, जस्ट वेट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। CH ओके, एक तो ये हमारा बॉन्ड हो गया, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली CONH को बोलते हैं। ये जो आपका ये स्ट्रक्चर है CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यहाँ पे अगर देखें तो एक और तरीके से इसको बनाया जा सकता है। इसी पेप्टाइड बॉन्ड को एक और तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, CONH। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बॉन्डिंग का फ़र्क है। ओके, बॉन्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ये देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, जहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जो है वो एक साइड में है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है। तो मोस्टली जो फेवरेबल कंडीशन होती है, जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है वो ट्रांस फॉर्म होता है। किसी भी अमीनो एसिड में ये इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ट्रांस स्ट्रक्चर पाया जाता है, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी। अभी तक हमारा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, है ना। तो CONH जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड, आपस में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड इसे बोलते हैं CO और NH, ठीक। नाउ अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता किसके बीच में वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक। तो सपोज एक ये अमीनो एसिड हो गया, एक ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन पॉलीपेप्टाइड चेन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म अनदर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड कौन बना सकता है? वैलिन, ल्यूसिन, एलेनिन एंड सिस्टीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सिस्टीन होगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सिस्टीन होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टीन के अगर स्ट्रक्चर देखें तो आप उसमें थायोल, ओके, थायोल ग्रुप पाया जाता है। इस थायोल ग्रुप के कारण ये सिस्टीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, कि साइड चेन ऑफ द मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड प्रेजेंट इन अ नेटिव फॉर्म्स आर। किसी प्रोटीन में पूछा गया है कि किसी प्रोटीन के नेटिव फॉर्म में कौन से साइड चेन में कौन से एमिनो एसिड्स होते हैं। तो किसी प्रोटीन के नेटिव चेन्स में जो होते हैं बेसिकली नॉन पोलर एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। ओके, नॉन पोलर एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर एमिनो एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, पहली बात। और किसी भी प्रोटीन का नेटिव फॉर्म का मतलब होता है फोल्डेड स्ट्रक्चर। नेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? फोल्डेड स्ट्रक्चर, जो कि टर्सरी और क्वाटरनरी होता है। टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोफोबिक जो इंटरेक्शन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया? नॉन पोलर। इसलिए ये बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन हैं ये अपने आप गलत हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन द प्लांट्स, प्रोग्राम सेल डेथ इज एसेंशियल फॉर। ओके, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनाने हैं तो उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसमें PCD होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास कॉलेनकाइमा, ग्राउंड टिश्यूज, कॉलेनकाइमा, जाइलम, ग्राउंड टिश्यूज और एपिडर्मिस। तो अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा वो जाइलम होगा। अगर आपने जाइलम डेवलपमेंट पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं जाइलोजेनेसिस या जाइलम डेवलपमेंट, तो जाइलोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है तो उसमें जाइलम की सेल्स में क्या होता है? एपोप्टोसिस होती है।
एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ बोल सकते हैं, होती है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजर डिस्टिंक्शन इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड द एनिमल्स इज, कौन सा ऐसा डिस्टिंक्टिव फीचर होता है जो कि प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ को अलग करता है। ओके, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन है एनिमल फॉलो द फिक्स पैटर्न एंड द प्लांट फॉलो मॉड्यूलर पैटर्न। ओके, हो सकता है ये ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एनिमल फॉलो द मॉड्यूलर पैटर्न एंड द प्लांट फॉलो द फिक्स पैटर्न, प्लांट फॉलो द फिक्स पैटर्न एंड द एनिमल फॉलो द इनफाइनाइट पैटर्न, एनिमल फॉलो द इनकंसिस्टेंट पैटर्न एंड द प्लांट फॉलो द फिक्स पैटर्न। नाउ एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होगी कि मॉड्यूलर पैटर्न क्या होता है। फिक्स पैटर्न तो हमें पता है कि फिक्स पैटर्न तो हमें पता है ना। फिक्स पैटर्न जो होता है वो हमें पता है कि एनिमल पे पाई जाती है। एक फिक्स वे में जो होता है एनिमल अपना डेवलपमेंट को परफॉर्म करता है। नाउ मॉड्यूलर पैटर्न क्या होता है, मॉड्यूलर पैटर्न जो होता है वो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, मॉड्यूलर पैटर्न जो होता है वो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट्स में पाया जाता है। मॉड्यूल एक टर्म होता है प्लांट्स में जो कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम से डेराइव होता है। मॉड्यूल एक पार्ट है शूट अपाइकल मेरिस्टेम का जो कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो अभी आप बस इतना ही समझ सकते हैं कि मॉड्यूल जो होता है वो शूट अपाइकल मेरिस्टेम से बनने वाला पोर्शन होता है और क्या है, प्लांट के सभी स्ट्रक्चर को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? तो नाउ हमें एक बात पता चल गई कि मॉड्यूलर जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में फिक्स होता है। तो अब हमारा सही ऑप्शन जो हो गया अपने आप निकल के आ गया, ऑप्शन ए इज द फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एनिमल में फिक्स पैटर्न पाया जाता है, ये बात हमें पता थी। प्लांट्स में अभी हमने बात किया कि प्लांट्स में मॉड्यूल पाए जाते हैं जो कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम से डेराइव हुए हैं। तो इसलिए एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन है जिसमें ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबिन टू बी सिंथेसाइज इन द फीटस। ओके, फीटस ऑफ मदर। तो मदर के फीटस में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे पहले बनता है? IgA, IgG, IgM। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो IgG है। ओके, याद रखिएगा कि जो IgG होता है, IgG वो मदर के फीटस में बनता है। ओके, मदर के फीटस में बनता है। ओके, M जो होता है वो मिल्क में जाता है, IgM जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है। ओके, IgE जो होता है वो सिक्रेटरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल आंसू हो गए, आंसू या टीयर्स जिसको बोलते हैं। ओके, या तो स्वेट हो गया, स्वेट जिसको बोलते हैं पसीना। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, IgE होता है। ओके, तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल हैव द हायर एक्टिविटी इन द मोस्ट कैंसरस सेल्स। ओके, तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कैंसर सेल्स में कौन से एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए देखते हैं, DNA पॉलीमरेज ऑप्शन दिया गया है, DNA पॉलीमरेज, टीलोमरेज, RNA पॉलीमरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इसे क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो RNA की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है। ओके, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि ये RNA को यूज करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, RNA पॉलीमरेज, यहाँ पे हमें हाई एक्टिविटी चाहिए कैंसरस सेल्स में, तो RNA पॉलीमरेज का भी कोई काम नहीं है। ओके, DNA पॉलीमरेज 1 जो होता है वो गैप फिलिंग का काम कर रहा है, रिपेयर का काम करता है। ओके, और यहाँ पे कैंसरस सेल्स है, तो कैंसरस सेल्स में रिपेयर नहीं हो रहा तभी तो वो कैंसरस सेल्स है। तो DNA पॉलीमरेज 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये रिपेयर का काम शुरू रखता तो कैंसरस सेल्स नहीं होती, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। नाउ टीलोमरेज इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों टीलोमरेज क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि अगर ये क्रोमोसोम है तो ये इसका एंड पोर्शन जो होता है इसी को हम बोलते हैं टीलोमेयर।
ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, टीलोमेयर। और यही टीलोमेयर जो होता है ये प्रोटेक्ट करके रखता है। यही जो टीलोमेयर होता है ये इसके एंड को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी बात, जब ये टीलोमेयर इस क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करके रखेगा तो क्या होगा, जब ये टीलोमेयर इस सेल के क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। और डिग्रेडेशन नहीं होगा तो इसकी लाइफ क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ओके, हमें पता है कि टीलोमेयर या टीलोमरेज जो होता है वो टीलोमेयर की सिंथेसिस करता है। और टीलोमेयर जो होता है ये एंड पोर्शन होता है जो कि क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है। तो कैंसरस सेल्स डाई क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर टीलोमरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे रेप्लिकेशन के टाइम शॉर्टिंग नहीं होती। क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे रेप्लिकेशन होते जाएगा, हमें एक चीज़ ये पता है कि जैसे जैसे रेप्लिकेशन होता जाएगा वैसे वैसे क्रोमोसोमल जो एंड होगा, ये एंड पोर्शन होगा, वो धीरे धीरे साइज इसकी कम होते जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये एकदम से रेप्लिकेट करना बंद कर देगा, यानी कि 52 to 55 साइकिल के बाद ये क्रोमोसोम क्या होता है, रेप्लिकेट करना बंद कर देता है और सेल जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो जब तक ये तो यहाँ पे कैंसरस सेल्स में क्या होता है कि टीलोमेयर की एक्टिविटी हाई होती है। जब टीलोमेयर की एक्टिविटी हाई होती है तो ये कैंसरस सेल्स क्या होता है, डाई नहीं करते और इस तरह से इनकी एक्टिविटी मेंटेन रहती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये इसलिए बी हो गया है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि एसिटिल कोएंजाइम कैन बी प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ। एसिटिल कोएंजाइम किसके ब्रेकडाउन से बनता है, तो चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट डीएनए इन द फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड इन द आरएनए, कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड इन द फैटी एसिड, एमिनो एसिड नाइट्रोजन बेस इन द प्रोटीन। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि एसिटिल कोए हमने एक जगह तो देखा है कि ग्लाइकोलिसिस इज़ द मोस्ट कॉमन पाथवे जो सभी पढ़ते हैं और इसमें बनता है। तो चलिए देखते हैं। कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हम ब्रेक डाउन करते हैं और एसिटिल कोएंजाइम में बनाते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये तीन ऑप्शन तो सही है, चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो एनी हाउ सही नहीं हो सकता। नाउ कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्योंकि यही जो होता है कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, इन तीनों के तीनों पाथवे से जो होते हैं आपके एसिटिल कोएंजाइम में बनते हैं। ठीक, यहाँ पे आरएनए दिया है तो आरएनए का तो कोई मतलब ही नहीं है, आरएनए से आप एसिटिल कोएंजाइम में बना ही नहीं सकते। नाउ यहाँ पे भी डीएनए दिया हुआ है तो जेनेटिक मटेरियल से एसिटिल कोएंजाइम के बनने का कोई प्रोसेस ही नहीं होता। तो ये दोनों ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट हो गए गलत और ये अपने आप सही हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। नाउ इसी के साथ हमने अपने सभी क्वेश्चंस को कर लिया और ये हमारा एक एडीएस से एक क्वेश्चन दिया गया है। ओके, प्लांट हार्मोन एनिमल हार्मोन का एक क्वेश्चन है कि एडीएच जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्लाज्मा में किस फॉर्म में सर्कुलेट होता है। ओके, प्लाज्मा में एक्सक्यूज मी या कि एडीएच जो होता है वो प्लाज्मा में किस फॉर्म में सर्कुलेट होता है। तो फ्री फॉर्म, बाउंड टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, बाउंड टू न्यूरोफैसिन 1, बाउंड टू न्यूरोफैसिन। ओके, तो एडीएच एक हार्मोन है, ये बात तो हमें पता है। और सिग्नलिंग में आपने देखा होगा ये एक हार्मोन है, हमें इतनी बात पता है। और हर एक हार्मोन की एक सिग्नलिंग होती है। और अगर आपको याद हो तो एडीएच जो होता है, ओके, अगर हम एडीएच की बात करें तो एडीएच जो होता है वो जीपीसीआर भी फॉलो करता है और आरटीके भी फॉलो करता है। एडीएच जो होता है वो जीपीसीआर भी फॉलो करता है और आरटीके भी फॉलो करता है। एक सिंगल ऐसा हार्मोन है, एडीएच जो होता है वो सिंगल ऐसा हार्मोन है जो कि जीपीसीआर की सिग्नलिंग को भी फॉलो करता है और आरटीके को भी फॉलो करता है। तो मतलब ये कि ये जब सिग्नलिंग कंपाउंड के तौर पे काम कर रहा है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे काम कर रहा है, तो साफ बात है कि फ्री फॉर्म में तो नहीं वो मूव करेगा, इसके साथ कोई इसका कैरियर जरूर होगा। सपोज ये एडीएच है तो इसका कोई कैरियर होगा जो इसको पकड़ के अलग अलग जगह पे ट्रांसमिट कर रहा है, तो फ्री फॉर्म में तो नहीं होगा।
नाउ बाउंड टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से बाइंड करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है। ठीक, नाउ बाउंड टू न्यूरोफैसिन, न्यूरोफैसिन से बाउंड करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन न्यूरोफैसिन 1 से नहीं बाउंड करता। ओके, न्यूरोफैसिन से बाउंड करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा मैं कि ADH जो होता है वो न्यूरोफैसिन से बाउंड करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1 से नहीं करता, क्योंकि न्यूरोफैसिन 1 जो होता है, न्यूरोफैसिन 1 जो होता है वो ऑक्सीटोसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन का कैरियर है। न्यूरोफैसिन 1 जो होता है वो ऑक्सीटोसिन का कैरियर है। क्लियर, न्यूरोफैसिन 1 जो है वो ऑक्सीटोसिन का कैरियर है। अगर यहाँ पे ये 1 नहीं होता तब ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो ये ऑप्शन गलत हो गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर, न्यूरोफैसिन। तो ADH जो होता है वो किसके साथ बाउंड करता है? ADH एक हार्मोन हो गया, ADH एक हार्मोन हो गया जो कि न्यूरोफैसिन इसका कैरियर है, न्यूरोफैसिन इसका कैरियर है। ओके, इस कैरियर के साथ ये बाउंड करके ब्लड में डिफरेंट जगह पे फ्लो करता रहता है। ओके, क्लियर। ADH के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा कि ADH ही ऐसा है, ADH एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपका वेसोप्रेसिन इफेक्ट देता है, वेसोप्रेसिन इफेक्ट देता है। ओके, वेसोप्रेसिन का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स का प्रेशर बढ़ना, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन, मतलब कि कितनी ब्लड वेसल्स रेगुलेट हो रही हैं, ओके, किस तरह से रेगुलेट हो रही है उसका काम कौन संभालता है? ADH करता है। इसी के साथ साथ ये वाटर रिटेंशन में भी मदद करता है। इसी के साथ साथ ADH जो होता है, ADH इसी के साथ साथ और क्या करता है? वाटर को रिटेंशन करता है, वाटर का रेगुलेशन करता है। ठीक, वाटर रेगुलेशन करता है। तो आई होप कि आपको ADH के बारे में बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही सेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है जो आज का हमारा लेक्चर में अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।